अस्सलामु अलैकुम मिस फ्रेंड्स, होप सो एवरीवन विल बी फाइन। अच्छा, हम आज इंग्लिश के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आज की ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया गया है। वो है आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस। अच्छा सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं इतना बता दूं, इंग्लिश जो है आपके जो टीजीटी का सिलेबस है और आपके लेक्चरशिप में 20 मार्क्स जो हैं इंग्लिश के होते हैं। 20 एमसीक्यू जो हैं वो इंग्लिश से रिलेवेंट होते हैं। अब आपने अभी बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो है और जितनी भी चीज़ें हैं इंग्लिश के वो आपने सीखना है। आप इन 20 मार्क्स के लिए आपने ये सब चीज़ें तैयार करनी है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर की तरफ आप जाएंगे तो उसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने पढ़ना कैसे है और कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से आपके एमसीक्यूज़ आते हैं, कहाँ से अक्सर एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं इन वीडियोस में और वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। और टू द पॉइंट जिस तरीके से कहा जाएगा उसी हिसाब से उन्हीं चीज़ों को मेमोराइज़ कर लें ताकि आप लोग जो हैं रेलेवेंट रहेंगे टॉपिक से और टेस्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन हो जाएगी। वरना इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है और उसके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, आप सब सीखने लगोगे तो इस 2 मंथ्स के अंदर ये काफ़ी नहीं होगा कि आप जो हैं वो सारी चीज़ें पढ़ते जाएं और फिर वो इतने एमसीक्यूज़ भी वहाँ से नहीं लगेंगे। तो हम जितने भी इर्रेलेवेंट चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंस इतनी नहीं रखते हैं हमारे टेस्ट के हवाले से, उनको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जितने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये पहली जो फर्स्ट हमारा ये लेक्चर जो आज ऑनलाइन क्लास ली है हमारे सर ने, वो है आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन। अच्छा, इसमें आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल है क्या। इसमें आर्टिकल को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। अच्छा, डेफिनेट आर्टिकल जो है वो द है एंड इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो ए एंड एन है। अच्छा, मेक अ प्रोनाउन आर नॉन आर अ प्रोनाउन जनरल। अच्छा, अब इसमें है क्या, पहले हम जो इनडेफिनेट आर्टिकल है ए एंड एन कहाँ लगेगा इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम द को डिस्कस करेंगे कि द कहाँ कहाँ उसका यूसेज है। अच्छा, एक चीज़ और डिटेल में अभी आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके एमसीक्यूज़ आते हैं और कौन से एमसीक्यूज़ किस तरीके से आते हैं वो कंसेप्ट क्लियर करना है। जो प्रिंसिपल्स रूल्स हैं उन रूल्स को आपने मेमोराइज़ करना है और उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। अक्सर ये होता है ना, हम इंग्लिश जो है जितने भी रूल्स हैं हम अपनी सोसाइटी में मिसयूज़ करते हैं उन रूल्स का, और जब यहाँ पे हम सुनते हैं तो हमें अजीब सा लगता है, जिसकी वजह से और हम टेस्ट में भी वही जो हम सोसाइटी में गलत यूज़ करते हैं वहीं अप्लाई करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम क्वालिफाई भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ए और एन की ही बात करें तो यहाँ पे कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ये ए कहाँ यूज़ होता है और एन कहाँ यूज़ होता है। पहले हम इसकी बात करते हैं फिर द की बात करते हैं। याद रखें, ये एक मिसकंसेप्शन है कि पहले इस तरह का वो बताया जाता था कि वोवल वर्ड से पहले एन लगता है और कॉन्सोनेंट वर्ड से पहले अ लगता है। ये एक मिसकंसेप्शन था और जो अभी भी मेजॉरिटी जो है 50% के करीब लोग यही तस्वीर करते हैं कि वोवल लेटर से पहले एन आता है और कॉन्सोनेंट लेटर से पहले आ आता है। हालांकि ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारे कॉन्सोनेंट लेटर से पहले एन दिखेगा और बहुत सारे वोवल लेटर से पहले आ दिखेगा। वो क्यों? तो फिर रूल क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ एन लगेगा और कहाँ आ लगेगा? अच्छा, हम डिस्कस करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, देखें। फर्स्ट एग्जांपल है ही इज़ डैश ऑनेस्ट पर्सन। अब ये ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट वर्ड जो है वो एच से स्टार्ट होता है और एच जो है कॉन्सोनेंट लेटर है। अब एच कॉन्सोनेंट है, इट मीन्स यहाँ पे जो 50% जो समझते हैं कि कॉन्सोनेंट लेटर है तो आ आना चाहिए, अगर आ लगाओगे तो ये आपका एमसीक्यूज गलत हो गया। गलत क्यों होगा? हमने कॉन्सोनेंट लेटर और कॉन्सोनेंट वावल लेटर को देखना नहीं है, फिर किस चीज़ को देखना है? हमने साउंड्स को देखना है। ये याद रखें, हमने लेटर पे फोकस नहीं करना, हमने साउंड पे फोकस करना है। आवाज़ किस चीज़ की है? अगर आवाज़ वावल की है तो हमने एन लगाना है, अगर आवाज़ कॉन्सोनेंट की है तो हमने आ लगाना है। हमने इन लेटर्स को, इन वर्ड्स को देखना नहीं है। जो भी वर्ड्स है, अगर वोवल साउंड से स्टार्ट होता है तो एन लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो आ लगाएंगे। ये आपका रूल है
और इस रूल को आपने याद रखना है हमेशा के लिए ए और एन का जो है आपकी जो कन्फ्यूजन है इसी एक छोटे रूल में है, यहाँ पे ही क्लियर है। याद रखें, जहाँ जो भी वर्ड जो ए और एन लगाओगे ना, उसके बाद वाले वर्ड की बात कर रहा हूँ। जो ए और एन आपने लगाना है ना, उसके बाद जो वर्ड आता है जिसको फॉलो करता है वो वावल साउंड से स्टार्ट होता है तो एन आएगा, अगर कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो आ आएगा। अब यहाँ पे ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, ये ठीक है। एन क्यों लगा? क्योंकि ऑनेस्ट जो है ना वो वावल साउंड से स्टार्ट होता है तो कॉन्सोनेंट लेटर एच, बट साउंड जो है वो वावल की है, इसलिए हमने एन लगाया, आने लगाया। अब एक चीज़, पहले तो आप इसको प्रोनाउंस करोगे ना ये वर्ड्स को, आपको खुद आप फील करने लगेंगे कि ये जो है इसकी साउंड वावल साउंड है, अलिफ साउंड है। अगर वो अलिफ साउंड है आप खुद इसको जज कर सकते हैं, तो फिर उसी हिसाब से कर लें। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है कि ये इसकी साउंड अलिफ है या नहीं है, अगर आप कंफ्यूज होने लगते हैं ना, तो फिर उसको उर्दू में रिटन में लाओ। इसी वर्ड को आनिस को उर्दू में लिखें, अलिफ से स्टार्ट होगा। जितने भी वर्ड्स अलिफ से स्टार्ट होंगे ना उनसे पहले एन लगेगा। पहले तो आप अगर इतने आपका कंसेप्ट है कि कोई वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, अगर आप पिक कर सकते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये अलिफ से साउंड स्टार्ट होती है वावल या कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, अगर आप बगैर रिटन मिलाए आप उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं है। जितने भी अलिफ साउंड से वावल साउंड से स्टार्ट होते हैं उनके साथ एन लगाएं, और जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं उनके साथ ए लगाएं, आ लगाएं। अब एक चीज़ ये याद रखें, लेटर को हम फोकस नहीं कर रहे, हम साउंड्स को फोकस कर रहे हैं, एक तो ये बात याद रखें। और जितने भी वावल साउंड से स्टार्ट होंगे, अलिफ साउंड से स्टार्ट होंगे, उनके साथ एन और बाकी के साथ आ लगेगा। अब आनिस को हमने रिटन में लाया। फॉर एग्जांपल मुझे इतनी कन्फ्यूजन हो रही थी कि आनिस पता नहीं अलिफ से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, ऑनेस्ट, तो फिर मैं उसको रिटन में लाऊंगा। और ये वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, वरना बहुत सारे हॉनेस्ट उसको प्रोनाउंस करते हैं। जब हॉनेस्ट प्रोनाउंस करेंगे लाजमी सी बात है वो लिखेंगे भी हॉनेस्ट, तो फिर तो हॉनेस्ट वो फिर वावल साउंड नहीं है कि आ लगाएंगे तो फिर गलत होगा। ये एच जो है साइलेंट है, ऑनेस्ट होता है। अब ऑनेस्ट रिटन में लाओगे तो अलिफ से स्टार्ट होता है, एन लगेगा। सेम इसी तरीके से सेकंड एक एग्जांपल है, ही इज़ डैश एस एस पी। अब यहाँ पे तीनों जो लेटर हैं वो कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन लगेगा वावल एन लगेगा। क्यों लगेगा? जो लेटर्स हैं ना ये इनको प्रोनाउंस करो ना तो अलिफ से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल एस प्रोनाउंस करो, अलिफ से स्टार्ट होता है, आप खुद इसको फील करने लगोगे। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होती है कि एस अलिफ से स्टार्ट होता है कि नहीं, तो आप उसको उर्दू में रिटन में लाओ ना, अलिफ और ये सीन, जैसे एस लिखते हो ना उर्दू में लिखोगे, फिर आपको कन्फ्यूजन ख़त्म होगी। अलिफ से स्टार्ट होता है, इट मीन्स ये वावल साउंड से स्टार्ट होता है, एन ही लगेगा। ही इज़ एन एस एस पी। इसकी जगह में एक और भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एम ए इंग्लिश हूँ, अगर मैं इंग्लिश में इसको बोलूँ तो क्या बोलूँगा? आई एम एन एम ए इंग्लिश। एम ए, एम जो है ना वो वावल साउंड से प्रोनाउंस होती है, एम, अलिफ ये मीम एम। अगर उर्दू में रिटन में लाऊंगा तो अलिफ ये मीम एम होगा, अलिफ से स्टार्ट होता है। इट मीन्स ये इस पे एन लगेगा, ये वावल साउंड से स्टार्ट होता है। आई एम डैश एम ए इंग्लिश, आई एम एन एम ए इंग्लिश होगा। एम को देख के आपने आ नहीं लगाना है कि ये कॉन्सोनेंट है कि, आपने एम की साउंड देखना है कि अलिफ से स्टार्ट होता है कि नहीं। सेम इसी तरीके से ही इज़ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब यहाँ पे जो है कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो आ लगेगा। इट इज़ ऑनर फॉर मी, ये अलिफ से स्टार्ट होता है, एन लगेगा। ही इज़ यूरोपियन। अब यहाँ पे देखो यूरोपियन, ई जो है वावल लेटर है, लेकिन इसमें फिर भी एन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? हमने लेटर को थोड़ी देखना है, हमने साउंड को देखना है। यूरोपियन ये जो है साउंड, ये साउंड से स्टार्ट होता है, और ये साउंड जो है सिर्फ अलिफ साउंड के साथ एन लगेगा, तो ये यूरोपियन ये साउंड से स्टार्ट होता है। और नीचे नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है यूनिवर्सिटी, सेम ये से ही स्टार्ट होता है, इसलिए इन दोनों के साथ आ लगेगा। अब लास्ट जो एमसीक्यूज है, दिस इज डैश अम्ब्रेला, इसमें एन आएगा। क्यों? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला प्रोनाउंस करें, अलिफ साउंड आता है फर्स्ट, उसको रिटन में भी लाएं उर्दू में अलिफ साउंड आएगा। अब यहाँ पे दो वर्ड जो हैं यूनिवर्सिटी एंड अम्ब्रेला,
यहाँ पे देखें दोनों यू से स्टार्ट है, एक में एन आएगा एक में आ आएगा। क्यों? हमने यू को देखना नहीं है कि वावल है कि कॉन्सोनेंट है, हमने साउंड को देखना है। यूनिवर्सिटी जो है यू से स्टार्ट होता है बट साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है। जो यू ये की साउंड है, इसलिए एन नहीं लगेगा, आ लगेगा। अम्ब्रेला जो है यू से स्टार्ट होता है लेकिन साउंड अलिफ साउंड है, वावल साउंड है, इस वजह से एन लगेगा। यहाँ तक जो है हमारा ए और एन का जो रूल है, इसको मैं सम अप करूँ तो इतना कि हम जो ए और एन जहाँ लगाएंगे उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है ना, उसके बाद फ़ौरन जो वर्ड आता है वो वर्ड अगर वावल साउंड जो अलिफ साउंड से स्टार्ट होता है, हमने साउंड देखने में बार बार बता रहा हूँ, अगर अलिफ साउंड से स्टार्ट होता है तो एन लगाना है, अगर वो अलिफ साउंड के अलावा किसी भी और साउंड से स्टार्ट होता है तो एन लगाना है। बस इस रूल को फॉलो करो। अच्छा, डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल जो है, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, देखें दिया हुआ है कि टाइटल के साथ द कायद आज़म और उसके बाद नेशन के साथ द मुस्लिम, द सिक्स, जितने भी इस तरह के सिविलाइजेशन और वो हैं, रिवर्स के साथ द इंडस और द नील, ये जो है इनके साथ द क्यों लगा वो मैं लास्ट में बता दूंगा। पहले ये सारे जो मैं एक बार रीड करूँ, आप गौर गौर से सुने। सीज एंड ओशंस, सामने है सीज एंड ओशंस, और दूसरे उसमें क्या दिया हुआ है, दी कैस्पियन सी, दी पैसिफिक सी, द पैसिफिक ओशन। और डिज़र्ट के बारे में बात करें, द सहारा एंड द थर्ड डिज़र्ट। न्यूज़पेपर की द डाउन न्यूज़पेपर। डायरेक्शंस की बात करें, द नॉर्थ, द साउथ। हेवनली बॉडीज़ की बात करें, द मून, द सन। फेमस बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात करें, द बुर्ज खलीफा, द हरप्पा, द कटपना, जितने भी जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। अब एक चीज़ याद रखें, द जो है ना, एक जो आप एक यूनिक जो चीज़ होती है, थिंग, जिसका कोई अल्टरनेट दूसरा नहीं पाया जाता, उनके साथ सबके साथ द लगता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि द होली कुरान, उसके अल्टरनेट कोई नहीं है, उसकी जैसी कोई दूसरी बुक नहीं है, एक यूनिक सी है, मतलब इस वजह से द लगा। सेम इसी तरीके से कायद आज़म ये टाइटल है, वो जितने भी टाइटल होंगे उनके साथ द लगेगा। फिर मुस्लिम सिक्स ये सिविलाइजेशन जितने भी हैं उनके साथ द लगेगा। अब उसके बाद रिवर्स की बात कर रहा है, रिवर वर्ड उसके साथ नहीं लगेगा क्योंकि ये कॉमन सा है, उसको पर्टिकुलराइज करोगे तब लगेगा। वो पर्टिकुलराइज कैसे करते हैं वो मैं बाद में बता दूंगा। पहले यहाँ याद रखें, रिवर बजाती खुद कॉमन है, सीज बजाती खुद कॉमन है, ओशंस बजाती खुद कॉमन है, डिज़र्ट वर्ड बजाती खुद कॉमन है, न्यूज़पेपर बजाती खुद कॉमन है। लेकिन अगर इनके किसी नाम के साथ मखसूस करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल रिवर जो है, इंडस रिवर की बात करें, जब भी आप इंडस रिवर के साथ नाम लगाओगे तो ये कोई एक रिवर है दुनिया में, इंडस रिवर नामी एक ही रिवर है, कोई दूसरा रिवर नहीं है इंडस नामी, जिसकी वजह से इसको साथ द लगेगा। ये एक स्पेसिफिक रिवर की बात कर रहे हैं। और नील रिवर जो है, रिवर्स तो बहुत सारे हैं, दरिया बहुत सारे हैं, लेकिन जब मैं नाम लेता हूँ ना नील का, तो इट मीन्स मैं किसी एक दरिया की, एक मखसूस एक पर्टिकुलर दरिया की बात कर रहा हूँ, इसलिए द लगेगा। सेम इसी तरीके से जितने भी सीज हैं, वो सीज समंदर जितने भी हैं, वो समंदर बाजारी खुद तो कॉमन है, बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं उनके साथ उनके नाम लगाऊं, कैस्पियन सी, लेक बेकाल जो लेक है वो, उसके रेड सी, और जितने भी सीज हैं, जब उनके साथ नाम लगेगा लाजमी सी बात है वो फिर एक स्पेसिफिक किसी सी की बात कर रहे हैं, उसके साथ द लगेगा। सेम इसी तरीके से जितने भी ओशंस हैं, ओशन तो हैं, अब वो तो कम, अब मैं पैसिफिक ओशन की बात करूं, अटलांटिक ओशन की बात करूं, तो ये नाम जो लगाता हूं ना, इसका मतलब ये होता है कि एक मखसूस किसी ओशन की बात कर रहा हूं। मैं अगर पैसिफिक ओशन का नाम लेता हूं ना, आपके माइंड में कोई मखसूस ओशन का, यानी आपके माइंड में ख्याल आता है, क्योंकि ये पैसिफिक कोई किसी मखसूस ओशन के लिए फिक्स है, और ये फिर वो एक स्पेसिफिक, इसका नाम भी पैसिफिक है और स्पेसिफिक बन जाता है, जिसकी वजह से इनके साथ द लगता है। अब डिज़र्ट वर्ड बजाते खुद तो कॉमन है, बहुत सारे डिज़र्ट्स हैं, लेकिन मैं अगर सहारा डिज़र्ट कहूँ तो आपके माइंड में फिक्स कोई एक डिज़र्ट आएगा जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, आपको खुद समझ में आने लगेगा। अगर मैं कहूँ कटपना डिज़र्ट, और अगर मैं कहूँ थर्ड डिज़र्ट,
तो आप लोगों के माइंड में उसी डिज़र्ट के बारे में ख्याल आएगा कि सर इस डिज़र्ट की बात करें, क्यों? उनके साथ वो नाम मंसूब है, उस नाम से वो डिज़र्ट एक ही है वर्ल्ड में। डिज़र्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस नाम से एक है। जैसे K2 माउंटेन की बात करें, माउंटेन बज़ात खुद जो है कॉमन है। अगर जितने भी माउंटेन्स हैं, K2, माउंट एवरेस्ट, अब माउंट एवरेस्ट में नाम लेता हूँ, इट मीन्स मैं किसी मखसूस एक माउंटेन की बात कर रहा हूँ, पीक की बात कर रहा हूँ, वो फिर स्पेसिफिक हो जाता है। बज़ात खुद माउंटेन जो है वो कॉमन है, लेकिन जितने भी नाम के साथ, इसीलिए जितने भी बुक्स आप रीड करते हैं ना, आप उनको पढ़ें तो वहाँ एक बड़ी बड़ी लाइन लाइन लिखी हुई होती है, द के नीचे समंदरों के नाम के साथ, पहाड़ों के नाम के साथ, जगहों के नाम के साथ, ये सारे वो एक लंबी लाइन होती है। वो लाइन क्यों होती है? क्योंकि ये जितने भी रिवर्स होते हैं, ओशंस होते हैं, सीज़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, इन सब के जो नामों के साथ कहते हैं, सिर्फ इनके साथ नहीं कहते हैं, उन सब के नामों के साथ ये आएगा। जितने भी बुक्स आप रीड करोगे वहाँ लिखा ये लिखेंगे कि उन सब के नाम, उनके सब के नामों के साथ। इस वजह से जब आप किसी माउंटेन को अगर कोई नाम देते हैं, इट मीन्स वो किसी मखसूस नाम माउंटेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। माउंट एवरेस्ट अमेरिका में भी जाए उसी चोटी को माउंट एवरेस्ट कहते हैं। आप पाकिस्तान जाएं, किसी भी कंट्री में, वर्ल्ड के कहीं भी कोने में जाके माउंट एवरेस्ट कहें तो जो हाईएस्ट पीक है उसी को ही कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हेवनली बॉडीज़, अब देखें द मून एंड द सन, ये फिक्स है, इनका कोई अल्टरनेट है नहीं। और ये जो कंसेप्ट एक मून्स, तो अब एक साइंस के अंदर चले जाएंगे तो फिर तो एक लंबी कहानी हो जाएगी। लेकिन हमारी जो ज़मीन जो है, हमारा जो सोलर सिस्टम, उसमें यहाँ मून्स तो बहुत सारे हैं। अब जुपिटर और उसकी मैं साइंस की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे हमारे सामने जो है चाँद, सूरज, ज़मीन, ये एक एक हैं, इनका तो कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। उस सेंस में यहाँ पे द लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद फेमस बिल्डिंग्स, अब बुर्ज खलीफा, बिल्डिंग्स बहुत सारी हैं। हाई अब हाईएस्ट की बात नहीं, यहाँ सुपरलेटिव की वजह से द नहीं लगा है, यहाँ हिस्टोरिकल एंड फेमस प्लेसेस की वजह से लगा है। क्या मतलब? बुर्ज खलीफा, अगर कोई इसके आप लोगों के सामने बुर्ज खलीफा का नाम लेगा ना, तो आप लोगों के माइंड में वही बिल्डिंग आएगी। क्यों आएगी? ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है जो इस नाम से मशहूर है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इसी वजह से जितने भी इस किसी नाम के साथ मंसूब हो कि इस तरह के हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, वो सारे उनके साथ द लगेगा। अच्छा, उसके बाद फेमस बुक के साथ, क्योंकि ये फेमस फेमस बुक्स हैं, इन नाम के साथ इस तरह की फेमस जितने भी बुक्स हैं वो अपनी एक यूनिक सी वो रखती हैं, स्पेसिफिक होती हैं। अच्छा, रेंज ऑफ माउंटेन्स, द हिमालय मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जितने भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके साथ भी द लगेगा। आइसलैंड के साथ भी द लगेगा, और पोलुलर कंट्रीज़ के साथ भी द लगेगा। जैसे नीदरलैंड्स, उसके अंदर जितने भी वो होते हैं सब स्टेट, उसको स्टेट भी हम कह सकते हैं, और कंट्रीज़ भी, उसके साथ द लगेगा। स्टेट, रिपब्लिक एंड यूनाइटेड किंगडम, जितने भी स्टेट रिपब्लिक्स और यूनाइटेड, ये सारे जो वर्ड्स लगते हैं ना, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ अरबिया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये जितने भी इस तरह के वो हैं वर्ड्स हैं, उनके सामने द लगेगा। ये आप लोगों ने मेमोराइज़ करना है। ये एक दफ़ा कंसेप्ट, ये रूल्स हैं, इन रूल्स को आपने मेमोराइज़ करना है। उसके बाद जो भी एमसीक्यूज़ आए, आपने इन रूल्स को फॉलो करना है। उसके बाद बिफोर अच्छा, उसके बाद सुपरलेटिव्स, जितने भी सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री मीन्स जो कंपैरेटिव, ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, जो थर्ड डिग्री है, लास्ट हाईएस्ट डिग्री, जिसमें टालेस्ट, हाईएस्ट, सेमार्टिस्ट, सबसे ज़्यादा जो है उसकी बात की जाती है ना, वो सुपरलेटिव डिग्री, उसके साथ भी लगेगा। जैसे यहाँ पे क्या, द टालेस्ट बिल्डिंग, किसी टालेस्ट सबसे लंबी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। सुपरलेटिव जितनी भी डिग्रीज हैं उनके साथ द लगेगा। अच्छा, बिफोर एडजेक्टिव रिप्रेजेंट्स होल क्लास, किसी भी एडजेक्टिव के साथ उससे पहले जो है वो द लगेगा, अगर वो एडजेक्टिव किसी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जांपल, द पुअर, यहाँ किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा, जितने भी गरीब बंदे हैं उनकी बात कर रहा है। द ब्लाइंड, जितने भी अंधे अंधे लोग हैं, ब्लाइंड लोग हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। अच्छा, कॉमन नोन, सेम इसी तरीके से जितने भी एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव्स
पूरी होल क्लास को रिप्रेजेंट करते थे, उनसे पहले द लगता था। सेम जितने भी कॉमन नाउन्स हैं जो होल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे पहले द लगेगा। द ज़ेब्रा, अब ये ज़ेब्रा जो है पूरी होल क्लास को डिस्क्राइब करता है, बयान करता है। होल एंड सेम, दिस इज़ यूज बिफोर होल एंड सेम, ये इन वर्ड्स से पहले लगता है। बोथ, दिस दीज द इज़ यूज बिफोर आफ्टर बोथ, ये वर्ड्स हैं, ये रूल्स हैं, इनको आपने मेमोराइज करने हैं। बोथ जब आएगा, होल एंड सेम आएगा तो उनसे पहले आपने द यूज़ करना है। बोथ आएगा उसके बाद आपने द यूज़ करना है। बिफोर कंपेरेटिव फॉलो बाई ऑफ द, याद रखें सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमने बता दिया था कि द टॉलेस्ट बिल्डिंग, द हाईएस्ट पीक, द हाईएस्ट माउंटेन, जो भी आप वो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे तो द लगेगा। लेकिन कंपेरेटिव डिग्री जो क्या करे, बिफोर कंपेरेटिव फॉलोड बाय ऑफ, वो कंपेरेटिव डिग्री उसके साथ द लगेगा जो उसके बाद ऑफ लगे। फॉर एग्जांपल, ही इज़ टॉलर ऑफ द टू, वो जो दो थे उनसे लंबा था, उसमें ही इज़ टॉलर ऑफ द टू, ही इज़ बिफोर कंपेरेटिव फॉलोड बाय ऑफ दी। अब इसमें मतलब क्या है, यहाँ पे जो है द मिसिंग है। ही इज़ द टॉलर ऑफ दी टू, मतलब क्या कहता है, बिफोर कंपेरेटिव फॉलोड बाय ऑफ द। अच्छा, जो कंपेरेटिव डिग्री जो है उसके बाद फ़ौरन ऑफ लगेगा, उनके साथ द यूज़ होगा। प्रॉपर नोन्स के बारे में, दैट मेक्स क्वालिटी टू, ही इज़ द आइंस्टाइन ऑफ द क्लास, प्रॉपर नाउन दैट मेक्स क्वालिटी टू। अब प्रॉपर नाउन किसी मखसूस उसकी बात कर रहा है। अब यहाँ पर वो आइंस्टाइन था ही नहीं, बल्कि उसकी किसी क्वालिटी की वजह से उसने उसको वो नाम दिया था, उससे पहले द लगेगा। अच्छा, उसके अलावा जो पर्टिकुलराइज का एक जिक्र किया था हमने कॉमन, वो पर्टिकुलराइज होता क्या है, पेन के साथ वैसे तो कॉमन है पेन, लेकिन अगर मैं उस पेन की बात कर रहा हूँ इस तरह किसी इंसिडेंट्स के साथ मैं टच करता हूँ ना, फिर वो पर्टिकुलराइज होता है। फॉर एग्जांपल, मैं ये कहूँ वो पेन जो आपने कल मुझे दिया था बहुत महंगा है, इट मीन्स ये दो सेंटेंसेस है ना, तो ये मैं पर्टिकुलराइज कर रहा हूँ, मैं किसी मखसूस पेन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँ द पेन विच आई गिफ्टेड हिम वाज वेरी प्रीशियस, फिर यहाँ पे द लगेगा। क्यों? बहुत महंगा था जो मैंने उसको गिफ्ट दिया था। अब मैं किसी मखसूस पेन की बात कर रहा हूँ, उस पेन की बात कर रहा हूँ जो मैंने उसको गिफ्ट दिया था, इसलिए ये कॉमन अभी नहीं रहा, इसको पर्टिकुलराइज कहते हैं। जब हम या मैं कहूँ कि द स्टूडेंट हु मेट मी यस्टरडे वाज वेरी इंटेलिजेंट, वो स्टूडेंट जो मुझे मिला था कल बहुत तेज़ है, बहुत इंटेलिजेंट है, उससे पहले द लगेगा, वैसे नहीं लगेगा स्टूडेंट के, क्योंकि कॉमन है। लेकिन अब मैं पर्टिकुलराइज कर रहा हूँ, किसी मखसूस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, वो स्टूडेंट जो कल मुझे मिला था बहुत इंटेलिजेंट है। अब ये जो है मैं पर्टिकुलराइज कर रहा हूँ, इससे पहले द लगेगा। अच्छा, उसके बाद कहाँ यूज़ नहीं करना है, डोंट यूज़ आर्टिकल द विद दी फॉलोइंग, किस किस के साथ नहीं करना है। अब कुछ ओमिशंस हैं, वो क्या हैं, डोंट यूज़ विद, इनके साथ नहीं करने, गॉड के साथ, हेवन के साथ, हिल के साथ, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नोन के साथ। अच्छा, गॉड, हेवन और हिल ये तो कोई समझाने वाली कहानी है ही नहीं। मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नोन कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करूं। वो जितने भी मटेरियल से बने हुए नोन्स होते हैं ना, वो सारे मटेरियल नोन कहलाते हैं। डिफरेंट किस्म के मटेरियल से और उससे बना हुआ। एब्स्ट्रैक्ट नोन उसको कहते हैं कि इनटेंजिबल, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, जस्ट फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पेन हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नोन में आती हैं। अच्छा, इनके साथ यूज़ नहीं होगा। सिल्वर, गोल्ड, मेटल, इनके साथ यूज़ नहीं होगा। डिजीज़, जितनी भी डिजीज़, उनके साथ यूज़ नहीं होगा। वर्च्यूज़, उनके साथ नहीं होगा। गेम्स के साथ नहीं होगा। लैंग्वेजेस के साथ नहीं होगा। मेन एंड वुमेन के साथ नहीं होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, या एक्सेप्शन केसेस उसको कहते हैं जो नहीं होगा, ये रूल था। अब उसमें कुछ के साथ यूज़ होगा, वो फिक्स कुछ वो होते हैं, उनको एक्सेप्शन कहते हैं। पहले हमने कहा था कि लैंग्वेज के साथ यूज़ नहीं होगा। अब यहाँ दी उर्दू लैंग्वेज, जब भी लैंग्वेज का नाम जो होता है उसके बाद लैंग्वेज वर्ड लगता है ना, वहाँ पे द यूज़ होगा। और वाटर जो है ना, उसके बाद अगर आप फॉलो करे, ऑफ आए, तो फिर वहाँ लगेगा। ये एक्सेप्शन केसेस हैं। और द मैन, अगर इंडिविजुअल की बात हो, मैन इज़ मॉर्टल,
नो, इसमें वो नहीं लगेगा, जो एक्सेप्शन केसेस हैं इसमें लगेगा। अच्छा, उसके बाद हम प्रीपोजिशन को डिस्कस करते हैं। प्रीपोजिशन है क्या? प्रीपोजिशन, इस वर्ड को ही ऑपरेट करें, इसका ऑपरेशन करें, यहाँ से ही क्लियर होगा सब कुछ। प्री मीन्स पहले, पोजीशन, पोजीशन से पहले, वर्ड से ही पता चलता है, पोजीशन से पहले। अब यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। प्री मीन्स बिफोर, पोजीशन मीन्स प्लेस। अच्छा, वहीं ऑपरेशन किया हुआ है। यूज बिफोर द नाउन, इसको नाउन से पहले यूज़ किया जाता है, लाजमी सी बात है। इसमें जब दो नाउन होंगे तो एक की पोजीशन पूछा जाएगा, दूसरे की निस्बत। इंडिकेट द पोजीशन ऑफ अ नाउन विद रिस्पेक्ट टू अनदर नाउन। उस सेंटेंस में दो नाउन होंगे, एक नाउन की आप पोजीशन पूछ रहे हैं, दूसरे नाउन की निस्बत। अब ये इसको मैं इजीली इस तरीके से अगर मैं समझा दूं, फॉर एग्जांपल मैं कॉल करता हूं आपको और आप मुझसे पूछ रहे हैं आप कहाँ पे हैं। अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ मैं यहीं पे हूँ जहाँ पे मैं हूँ, तो फिर आप लोग क्या समझेंगे? आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सर क्या बोल रहे हैं, कहाँ पे हैं? फिर मैं कहूँ मैं दनियोर चौक में हूँ, या मैं कहूँ कि मैं इनलाई मार्केट के गेट पे हूँ। अब ये इनलाई मार्केट या इनलाई मार्केट का गेट जो है ना, ये सेकंड नाउन है। उससे अब मैं पोजीशन बताऊंगा, उससे पहले मैं वर्ड लगाऊंगा। अगर गेट के सामने हूँ, इन फ्रंट ऑफ द गेट कहूँगा, बिहाइंड द गेट कहूँगा, और बिसाइड द गेट कहूँगा। जो वर्ड जो नाउन हमने एज पोजीशन के तौर पर यूज़ की, उससे पहले एक वर्ड आएगा जो पूरी आपकी पोजीशन बता देगा, उसको कहते हैं प्री पोजीशन। वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो इन भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है, एट हो सकता है। जितने भी प्रीपोजिशन के वर्ड, अंडर, नियर, इन फ्रंट, बिसाइड, ये सारे, बिहाइंड, जितने भी वर्ड्स यूज़ होंगे वो सारे प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर मैं आपसे ये कहूँ आप कहाँ पे हैं, तो आप कहें कि मैं यहीं पे हूँ जहाँ पे मैं हूँ, समझ में नहीं आएगा। हमें लाजमी प्रीपोजिशन इस वजह से लगाते हैं कि हम अपनी पोजीशन को इंडिकेट करते हैं ताकि दूसरे को समझ में आए। अगर आप ये कहेंगे मैं आप कहाँ पे, मैं यहीं पे हूँ, मैं आपके घर आया हूँ, और आप कहाँ पे हैं, आपके अपने घर पे नहीं हैं। जब आप ये बता देंगे कि मैं घर की छत पे हूँ, इट मीन्स छत के ऊपर, जब छत जो है ना वो दूसरा नाउन है, उससे आप अपनी पोजीशन बता रहे हैं। ऑन दी रूफ, ऑन दी, जितनी भी चीज़ें जो है, ऑन दी टेबल, जो बुक कह रहे हैं ना हम अक्सर, एक मोस्टली कॉमनली यूज होने वाला सेंटेंस, बुक इज़ ऑन दी टेबल। अब ये टेबल जो है ना वो दूसरा नाउन है, बुक फर्स्ट नाउन है। हम बुक की पोजीशन पूछ रहे हैं, बुक कहाँ है। अब आपने पहले टेबल जो है एक फिक्स करना है। अगर आप ये कहेंगे बुक वहीं पे जहाँ पे, समझ में नहीं आएगी। पहले आप एक चीज़ पोजीशन को फिक्स करेंगे कि टेबल। अब टेबल से कहाँ है ये बताना है कि टेबल के ऊपर है, टेबल से नीचे है, टेबल के बिहाइंड है, बिसाइड है, इन फ्रंट है, कहाँ है वो आपने फिर उसी हिसाब से बताना है। अच्छा, यहाँ पे जो है फिर प्रीपोजिशन में नीचे जो है, ही केम इनसाइड, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ही केम इनसाइड द रूम, प्रीपोजिशन। दे वेंट डाउन, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ही इज सिटिंग ऑन द वॉल, प्रीपोजिशन। ये ऑन, ये कहाँ पे प्रीपोजिशन, कहाँ पे एडवर्ब है, ये उसके लिए कुछ एग्जांपल्स यूज़ किया है। तो हम प्रीपोजिशन को डिस्कस करते हैं तो इसी के उसमें ही रहेंगे और उनको क्लियर करेंगे। पहले एडवर्ब की क्लास जो है वो नेक्स्ट क्लास होगी और उसकी अलग से एक वीडियो अपलोड होगी। तो फिर उसके बाद एडवर्ब, उसमें एडवर्ब और एडवर्ब कहते किसे हैं, किस किस को मॉडिफाई करता है, और एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, वर्ब को भी करता है, अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, कैसे करता है, एग्जाम्पल के साथ आप लोगों की कन्फ्यूजन भी क्लियर की जाएगी। और कितनी टाइप्स है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, ये सारी चीज़ें डिटेल में उस लेक्चर में क्लियर की जाएंगी। अब प्रीपोजिशन में ही रहते हैं फ़िलहाल। अब यहाँ पे जो है वेयर इज़ द बॉल, एक क्वेश्चन पूछा है और सामने ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इट मीन टू नाउन्स हैं। टेबल भी नाउन है और बॉल भी नाउन है। कहा था ना कि एक नाउन का दूसरे नाउन की निस्बत आप पोजीशन को फिक्स करते हैं, पोजीशन बता देते हैं। इन दी बॉक्स, फर्स्ट में बॉक्स के अंदर है, आप इन कहेंगे। इन वहाँ लगता है, याद रखें, जिसमें तीन साइडों से वो चीज़ कवर हो। तीन साइडों से कवर होना लाजमी है इन लगाने के लिए। दो साइडों से भी अगर कोई चीज़ कवर है ना, आप उसमें इन नहीं लगा सकते। तीन साइडों से वो चीज़ कवर होना लाजमी है, तब आप इन लगाएंगे। अच्छा, ऑन कहाँ लगता है? जब भी किसी चीज़ में
किसी भी चीज़ के, चाहे वो रूफ के ऊपर हो, चाहे वो टेबल के ऊपर हो, चाहे वो फर्श के ऊपर हो, किसी भी चीज़ के ऊपर हो, उस वक्त आन लगता है। अच्छा, अंडर कहाँ लगता है? किसी भी चीज़ के जैसे आन था उसी के नीचे होगा तो उसके अंडर लगेगा। सेम यहाँ पिक्चर से भी शो होता है। नियर कहाँ लगता है? एक चीज़ को दूसरी चीज़ बहुत करीब है तो आप उसको नियर लगाएंगे उस वक्त। अच्छा, इन कहाँ लगता है? ऑन कहाँ लगता है? अंडर कहाँ लगता है? नेक्स्ट टू भी बिसाइड, और ये सारे जो है नियर, ये सेम इसी तरीके से आप जिस हिसाब से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने यूज़ करना है। बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन आप हमेशा दो के बीच में उसको कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ वो हैं एमसीक्यूज। ही इज़ अफ्रेड ऑफ द स्नेक। एक बात याद रखें, प्रीपोजिशन तो इस तरह के बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ प्रीपोजिशन एपीएससी में बहुत पूछते हैं, वो यहाँ पे जो कुछ मेंशन किया है वो हैं, और ये इनको फिक्स प्रीपोजिशन कहते हैं। ये अफ्रेड जो है ना, उसके बाद ऑफ ही आएगा, ये ऑफ को ही फॉलो करता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, इनकी एक लिस्ट जो है वो नीचे दी गई है, इन सब को आपने मेमोराइज करना है। और ये फिक्स प्रीपोजिशन होते क्या हैं? जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक का बहुत शौकीन हूँ। फॉन्ड, शौकीन होना। फॉन्ड के साथ इन नहीं आएगा कभी भी, ऑन नहीं आएगा कभी भी, एट कभी भी नहीं आएगा, फॉन्ड के साथ ऑफ ही आएगा। सेंटेंस जो भी हो, आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग बिरयानी, जो भी सेंटेंस हो, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी, जो भी सेंटेंस हो, फॉन्ड आएगा, उसके बाद प्रीपोजिशन का पूछेंगे तो आपने ऑफ ही लगाना है। इट मीन्स इन चीज़ों को, इन ये रूल्स हैं, आपने इनको मेमोराइज करना है। ही इज़ सीनियर, यहाँ सीनियर है ना, इसके साथ जूनियर भी आए तब भी टू लगाना है। ही इज़ सीनियर टू मी, ही इज़ जूनियर टू मी। जूनियर सीनियर के साथ टू ही आता है। ये नीचे लिस्ट दी हुई है ना, उन सबको आप मेमोराइज करें। अच्छा, ही इज़ गुड, गुड और बेड दोनों के साथ एट आता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज़ गुड एट कुकिंग, ही इज़ बेड एट ड्रिंकिंग, ही इज़ बेड एट स्विमिंग। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, गुड और बेड दोनों के साथ एड लगता है, ये फिक्स है। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ये जो है फिक्स है इसके साथ। द पब्लिक आर क्वेश्चन अगेंस्ट, ये इसके बाद जो है अगेंस्ट वर्ड आता है। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो यहाँ पे लिस्ट में दिए गए हैं, वो याद रखें। एक और भी मैं आपको डिस्कस करूँ कि अब ये देखें कि ही इज़ डाइड, किसकी वजह से? वो मर गया है, वो डाइड हुआ है, किस वजह से? अब उसमें जो है 3 डिफरेंट रीज़न है। एक में कहता है कि डिजीज़ की वजह से, एक में कहता है एक्सीडेंट की वजह से, एक में कहता है कि डिफरेंट ये रीज़न्स हो सकते हैं। एक्सीडेंट के लिए ऑफ लगेगा, ऑन लगेगा, इन लगेगा, फिक्स अलग प्रीपोजिशन है। अगर वो डिजीज़ से उसकी डेथ होती है, उसके लिए फिक्स अलग प्रीपोजिशन है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को उसी हिसाब से याद करना है। एबाइड के साथ बाय लगेगा, एब्सटेन के साथ फ्रॉम लगेगा। ये सारे जितने भी नीचे लिस्ट दी गई है ना, इन सबको मेमोराइज करें। और होप सो आप सबको समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। और जितने भी उसकी एडवर्ब और उसके जो आगे नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड क्लासेस के डिफरेंट जो बाकी कंपोनेंट्स रहते हैं, उनके ऊपर भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी वीडियोस अपलोड की हो जाएंगी। जो ही क्लास होगी ऑनलाइन हमारी, उसके बाद वीडियोस अपलोड होंगी। तो इन चीज़ों को आप मेमोराइज़ करें और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। थैंक यू।